नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त तो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका आप करते हैं इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाने वाले खबरें सीधे न्यूज रूम से। चारुल नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। कुंदन नमस्कार, मैं कुंदन जमा। तो बजट से लेकर के सेंसेक्स और निफ्टी में क्या बदलाव आया है, दरअसल एफपीओ को लेकर के गौतम अडानी ने क्या ऐलान किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बुलडोजर चला है, जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा था वो जम्मू कश्मीर में किसके घर पर चला है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर है, संसद में हंगामा। बजट सत्र चल रहा है और बजट पेश करने के बाद आज सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो किस मसले पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ, ये आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी बजट पर न्यूज इंडिया का विश्लेषण। आखिर बजट में क्या कुछ खास मिला और कहां पर मध्यम वर्गीय और उसके बाद गरीब लोगों को फायदा होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और किस सेक्टर को कितना मिला, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है, शालीग्राम में राम देख रहे हैं लोग। शालीग्राम जो पत्थर हैं वो अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोनों शालीग्राम अयोध्या पहुंचे, वहां पर किस तरह से इसका वेलकम किया गया है और लोग किस श्रद्धा भाव के साथ वहां पर जा रहे हैं इसके दर्शन करने के लिए, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। और इस पर चंपत राय ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताएंगे। तो आरबीआई ने आखिर बैंकों से जवाब क्यों मांगा? आरबीआई ने यह क्यों कहा कि सभी बैंक बताएं कि आखिर कितने कर्ज दिए गए, इसके पीछे वजह क्या है? एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो आरबीआई के सवाल के पीछे बहुत कुछ छुपा है। संगम नगरी में धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। वो संगम नगरी पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या कुछ किया है उन्होंने और क्या बातें कही हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो घाटी में बुलडोजर प्रहार, कौन से वो ठिकाने जहां पर बुलडोजर चला और कौन सा वो संगठन जिस पर एक कार्रवाई की गई है, आने वाले 1 घंटे में जानेंगे आप। तो आज के दिन की पहली और बड़ी खबर संसद में हंगामे को लेकर। कल के दिन बजट पेश किया गया। बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जब भी सरकार कोई भी चीजें पेश करती है तो विपक्ष उसमें कुछ न कुछ कमियां ढूंढकर विरोध करता है। आज के दिन सदन में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है। न्यूज इंडिया आपको वो भी दिखाएगा। लेकिन आखिर ये हंगामा क्यों बजट पेश होने के बाद, ये भी आप जानेंगे। चारों बिल्कुल, देखिए जिस तरह सागर ने जिक्र किया कि अब से बस कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बीच जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तुरंत ही सदन को स्थगित कर दिया गया। क्योंकि सबसे अहम चीज है कि आज जिस तरह हमने देखा कि लगातार जो विपक्ष था वो हंगामा कर रहा था, इस वजह से दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन विपक्ष ने लगातार हंगामा बोला, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा गया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसीलिए हम सभी ने ये तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। तो सुना आपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो जिस तरह हमने आपको बताया, राज्यसभा की जो कार्यवाही थी वो शुरू हुई, उसके बाद राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस बीच क्योंकि 2 बजे तक के लिए ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया था, फिलहाल लोकसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। विपक्ष देखिए लगातार हंगामा कर रहा है। ये तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि इस वक्त क्या चल रहा है। सब प्रायोरिटी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है राष्ट्रपति अभिभाषण में थैंक्स गिविंग मोशन का। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया चर्चा शुरू करो, गलत परंपरा मत डालो। बैठिए,
चर्चा प्रारंभ होने दीजिए। आपके द्वारा जो भी विषय आप उठाना चाहते हैं उसकी अनुमति होगी, चर्चा होगी। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। आप अपने सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित हो गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि लगातार कहा जा रहा था विपक्ष को भी कि आप सवाल कीजिए, लेकिन देखिए लगातार जो हंगामा हुआ उसके बाद कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन मुद्दों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन पर चर्चा नहीं होती है। नहीं, लेकिन देखिए जो प्रायोरिटी का जिक्र जो सरकार की तरफ से मंत्री जी कर रहे थे वो ये कि प्रायोरिटी जो है आमतौर पर जो परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है सबसे पहले बजट पेश होने के बाद संसद सत्र बजट सत्र में, तो उस पर चर्चा कर लीजिए। बाकी मसलों पर जो विपक्ष उठाना चाहता है उस पर हम बातचीत कर लेंगे, चर्चा को तैयार हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा को लेकर के प्रायोरिटी है और उस पर बातचीत करने के लिए सरकार राजी है। लेकिन विपक्ष चाहता है जो इस वक्त जो बड़े मसले चल रहे हैं जिस पर विपक्ष को कई तरह की आपत्ति है उस पर चर्चा चाहता है विपक्ष, और इसीलिए हंगामा हुआ है और हंगामा की भेंट चढ़ गई है कार्यवाही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही सुबह जब 11 बजे शुरू हुई तब वहां पर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अभी 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई थी। 2 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई फिर से स्थगित कर दिया गया है, कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सागर बिल्कुल, आज के दिन हमने जिक्र किया कि बजट पर पूरा विश्लेषण, पूरा एनालिसिस कि आखिर बजट में क्या क्या मिला मिडिल क्लास को और तो और कहां पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें नुकसान हुआ है। लेकिन चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत अब करेंगे और सबसे पहले आज के दिन हम ये समझाने वाले हैं कि आखिर मिडिल क्लास पर बजट में किस तरह से फोकस किया गया है। सबसे पहले भारत की आबादी में सिर्फ 8 करोड़ लोग जो है वो इनकम टैक्स भरते हैं। इसका जिक्र हमने बजट पेश होने से पहले भी किया था। वहीं देखिए इनमें से 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की इनकम 5 से 10 लाख के बीच है। लगभग 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच है, यानी कि 7 लाख के ऊपर जो इनकम टैक्स देना है उन पर यहां से फर्क पड़ने वाला है। वहीं देश की कुल आबादी में 31% आबादी मध्यम वर्ग की है। मिडिल क्लास फैमिली जिस पर कहा जाता है कि महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है वो आबादी 31%, यानी देश का हर एक तीसरा भारतीय मध्यम वर्गीय है, यानी कि हर एक जो 3rd% इंडिया का वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही आता है। वहीं अगर बात करें मध्यम वर्ग की सालाना कमाई 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है। 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है मध्यम वर्ग की कमाई। कल के दिन बजट जब पेश किया जा रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें, लेकिन आज के दिन सदन में जमकर इस पर हंगामा भी हुआ है। तस्वीरें हम आपको और भी दिखाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए बजट में बहुत ज्यादा देखिए उम्मीदें तो थी लोगों को और कहा यह भी जा रहा कि यह बजट चुनाव को देखते हुए पेश किया गया। चारों बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये भी कहा गया कि सरकार की ओर से कि दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो इसे पेश किया गया ये अमृत काल का बजट है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा ये मित्र बजट है, मित्र काल का बजट है। इस बीच देखिए जैसे ही बजट आया उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। विपक्ष का अपना सुझाव है, विपक्ष के अपने मुद्दे, उनका कहना है कि बेरोजगारी पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया बजट में, आखिर बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उन पर क्यों फोकस नहीं किया गया। वहीं सरकार का लगातार कहना है कि यह बजट ऐसा है जिसमें हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। आदिवासियों के लिए यह बजट है, गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है और इसके साथ ही हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे अहम चीज, आखिर आम जनता जो उम्मीद कर रही थी वो पूरी हुई या फिर नहीं। लेकिन अब इस बीच अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस बजट पर, वो सुनाते हैं आपको। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। सर, अमृतकाल का बजट किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के इस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव रख रहा है। ये गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान किसान का बजट है और ये सभी के लिए कुछ ना कुछ है, खुशियों वाला बजट है। मैं तो ये कहूँगा इसमें युवाओं के लिए, जहाँ लाखों युवाओं को स्किल्स देने के लिए
पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। वहीं 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम किया जाएगा, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया जाएगा, 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। वहीं पर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का बजट 11% बढ़ाकर 3397 करोड़ कर दिया है। खेलो इंडिया योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। वहीं पर एमएसएमई में जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि वो उद्योग को बढ़ावा भी दे सकें, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सके। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि ये गरीब कल्याण की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है और 2024 को लेकर ये बजट है। देखिए, गरीबों के लिए जहां 2 लाख करोड़ रुपया और खर्च करके मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, वहीं पर किसानों को और समृद्ध बनाने के लिए और योजनाएं लाई गई हैं। तो किसानों को और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार बजट लेके आई है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, बजट की तारीफ सत्ता पक्ष कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि बजट में समावेशी बजट ये पेश किया गया है और ये 2047 को लेकर के बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। लेकिन कृषि सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिला, ये हम आपको बताते हैं। किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ तय की गई है, यानी कि लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से कि 20 लाख करोड़ तक कर्ज जो है किसानों को दिया जाएगा उनकी खेती के लिए, यह तय किया गया। बड़ा अमाउंट है। कृषि स्टार्टअप के लिए भी डिजिटल एक्सेलरेटर फंड बनेगा। स्टार्टअप्स जो है कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्टार्टअप की बात कही जा रही है। पीएम मत्स्य योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है फंड का, वित्त मंत्री ने किया। 2200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए भी वित्त मंत्री ने एलोकेट किया है। तो अपने आप में खेती के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट तैयार किया है। छोटे किसानों के लिए सहकारिता आधारित मॉडल तैयार करने की बात भी केंद्रीय बजट में कल केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है। तो वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर को लेकर के भी बड़े ऐलान किए हैं और 20 लाख करोड़ जो है वो कर्ज के लिए तय किया गया है। लेकिन विपक्ष जो है इस बजट को कह रहा है मित्रों के लिए बजट है, ये मित्र बजट है, जबकि ये अमृतकाल का बजट बताया गया निर्मला सीतारमण की तरफ से। रवि सदाफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। रवि, सरकार तो इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रही है, लेकिन विपक्ष है कह रहा है ये मित्रकाल बजट है, ये दरअसल अमृतकाल का बजट नहीं है। और आज जबरदस्त हंगामे भी हुआ दोनों सदनों में। बिल्कुल देखिए विपक्ष की तरफ से एक बात लगातार उठाई गई कि बजट में महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ है, बेरोजगारी को लेकर कुछ चर्चा नहीं हुआ, किसानों के हित के लिए कोई बड़े कदम और बड़े निवेश की बात नहीं हुई है। और जहां तक आज की बात रही तो सदन में देखिए लगातार हंगामा गतिरोध जारी रहा, चाहे वो आप लोकसभा की बात कर लें या राज्यसभा की बात कर लें। इसी वजह से सदन को आज स्थगित कर दिया गया है। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद शेयर मार्केट की बात करें या फिर राजनीतिक गलियारों की बात करें, दोनों जगह पर बहुत जबरदस्त भूचाल आया हुआ है, हलचल मचा हुआ है। जहां एक तरफ शेयर मार्केट में जो अडानी समूह के जितने भी शेयर हैं वो एक के बाद एक नीचे पायदान पे गिरते जा रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए राजनीतिक गलियारों में भी हंगामा है, क्योंकि विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि आप एसबीआई की बात करें या एलआईसी की बात करें, जनता का पैसा, जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो फंसा हुआ है, क्योंकि निवेश यहां से गया था एसबीआई और एलआईसी से। तो ऐसे में सरकार अब तक चुप क्यों है, सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। और मांग की जा रही है कि जेपीसी का गठन किया जाए और इस मामले पर गहन जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए और प्रतिदिन जो जांच होगी उसकी जो कॉपी निकले या फिर रिपोर्ट जो तैयार हो प्रतिदिन जारी किया जाए, ताकि जनता जान सके कि जांच कहां तक पहुंची और कदम क्या कुछ उठाया जा रहा है। तो ये बड़ी दो मांग जो है, कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस पार्टी ने आज संयुक्त विपक्ष को एक साथ लाने की कवायद की और ये मांग उठाया है। तो आप देखेंगे कि संसद का जो ये सत्र चल रहा है उसमें लगातार अडानी समूह, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा होती रहेगी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और गहन है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शेयर मार्केट में अडानी के शेयर जितने भी है तमाम वो एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। एपीओ को वापस लिया गया और हालांकि आज खुद गौतम अडानी के शेयर बाजार ने भी रवि सभी की चिंताएं जो हैं वो बढ़ा दी है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो देखिए विपक्ष हंगामा कर रहा है, किसानों को क्या मिला ये हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर बजट में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। कल जो बजट पेश किया गया, महिला बचत सम्मान पत्र 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज देने की बात भी केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से की गई है। इस बजट में
वहीं वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से अब 9 लाख करने की बात भी कल केंद्रीय बजट में की गई है। वहीं सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत 2 लाख केंद्रों को अपग्रेड करने की बात भी कल कही गई है। ये जवाब है उन लोगों का जो पूछ रहे हैं कि आखिर महिलाओं को और बुजुर्गों को क्या दिया गया कल के बजट में। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि आखिर महिलाओं को क्या दिया गया, बुजुर्गों को क्या दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो तमाम ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें छूने की कोशिश इसमें की गई। और कुंदन देखिए, रेल बजट हमने देखा कि 2014 के बाद 9 गुना ज्यादा रेल बजट जो है वो इस बार दिया गया है। केंद्रीय बजट जब बताया गया, देश को पढ़कर सुनाया गया केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से। इसके साथ ही अगर हम रक्षा सेक्टर की बात कर ले तो उसे सबसे ज्यादा बजट जो है वो दिया गया है। कुंदन, बिल्कुल, तो रेलवे को भी इस बार 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया गया, लेकिन हेल्थ सेक्टर को क्या मिला है? हेल्थ सेक्टर की चिंता अब जो है बढ़ी रही है और कोरोना काल से हम उबर रहे हैं। आर्थिक सर्वे में बात कही गई, लेकिन हेल्थ सेक्टर को क्या मिला ये भी आपको बताते हैं। ये तो जीरो टैक्स वाला ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। जो 3 से 6 लाख का जो आयु वर्ग वाले लोग हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड रिजिम की बात हो या न्यू रिजिम की बात हो, न्यू रिजिम में अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को देख लें तो 7.5 लाख रुपए तक जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हालांकि उनकी संख्या जो है बहुत कम होगी, करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास ही लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख से ऊपर जो है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री, चूंकि कृषि का जिक्र हम कर रहे थे, कृषि सेक्टर को क्या मिला है इसका हम जिक्र कर रहे थे, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बजट के पेश होने के बाद क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। आज अमृतकाल का बजट पेश हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है। सर, बात की तो आज बजट पेश हुआ है और खासकर अमृतकाल का बजट है जिसको प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है। इस बजट को किस तरीके से देखते हैं और खासकर आप अपने मंत्रालय को लेकर? केंद्र सरकार का बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इतने अच्छे बजट के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बजट में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। प्रमुख रूप से गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, आदिवासी और नौजवान सभी के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में अनेक प्रावधान किए गए हैं जो आने वाले कल में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगे। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, कृषि क्षेत्र मोदी सरकार की प्राथमिकता पर पहले से ही रहा है। कृषक की आमदनी बढ़े और कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो, इस मामले में मोदी सरकार ने अनेक प्रयत्न किए हैं और उसका फ़ायदा आज हमको देश के किसानों में, कृषि में देखने को भी मिल रहा है। पिछले दिनों कृषि उत्पादों का 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इस बात का अपने आप में उदाहरण है जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ाया जा सके, इस दृष्टि से आज टेक्नोलॉजी की अत्यधिक आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निश्चित रूप से 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बजट से युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। युवाओं को क्या मिला, एक एक वर्ग के बारे में न्यूज इंडिया आपको बता रहा है। इसीलिए हमने कहा कि आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या क्या मिला किस वर्ग को। आइए अब जानते हैं जल्दी से युवाओं को क्या मिला। पीएम कौशल विकास योजना का 4.0 वर्जन लॉन्च किया जाएगा, ये कहा गया युवाओं के लिए बजट में। इसके साथ आगे जब जिक्र किया गया युवाओं के लिए तो 30 नए स्किल इंडिया सेंटर होंगे शुरू। 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आने वाले समय में रोजगार उत्पन्न हो सके, जहां पर सरकार कई बार फेल दिखाई दी, विपक्ष ने भी आरोप भी लगाया। वहीं अगर बात करें 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता भी दिया जाएगा ताकि युवाओं को सपोर्ट मिल सके। आपने देखा होगा जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है युवाओं को कई जगहों पे, लेकिन और भी कई सारे सेक्टर हैं। सहयोगी रवि सर्राफ भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लगातार आपने लोगों से बातचीत भी किया, रिएक्शन भी लिए,
क्या लोगों की प्रतिक्रिया बेहतर आपको मिली जब बजट का ऐलान किया गया युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए? रवि, देखिए, महिलाओं के लिए तो ये कहा जाए कि ये बजट थोड़ी सी राहत देने वाली है महिलाओं के लिए, क्योंकि 2 लाख रुपए तक की बात की गई। और हाँ, जहाँ तक युवाओं की बात है तो विपक्ष ने इस बात का जिक्र किया कि बेरोजगारी का आलम जिस तरीके से देश भर में बना हुआ है और बेरोजगार लोग जिस तरीके से लगातार बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में बेरोजगारी को लेकर, नए निवेश को लेकर, नई कंपनियों को लेकर, नए उद्योग को लेकर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो पुराने जो योजनाएं हैं, चाहे ODOP का जिक्र किया गया, तो इस तरह की जो योजनाएं लगातार कई वर्षों से चल रही है, उन तमाम योजनाओं के बारे में ही बताया गया, ना आगे के बारे में कुछ नए योजनाएं या फिर युवाओं को लुभाने वाली कोई बात कही गई। हाँ, जहां तक बात बजट को लेकर है तो विपक्ष ने इस बजट को लगातार इसका विरोध किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी विरोध विपक्ष ने किया था और इस बात का जिक्र किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, बड़ा चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में उसके लिहाज से जो है चुनावी बजट के तौर पर विपक्ष ने इस पूरे बजट को बताया और चुनावी बजट करार दिया इस पूरे बजट को। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस बजट से आम जनता को क्या राहत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। और दरअसल सत्ता पक्ष तो इसे बहुत बेहतर बता रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बजट किसी सेक्टर के लिए नहीं है। लेकिन प्राथमिकताएं क्या रही हैं इस बजट की, ये जरा देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक समावेशी विकास की बात कही जा रही है, 2047 तक का लक्ष्य इसमें रखा गया। इस बजट में ये बताया गया, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, एक समावेशी बजट के तौर पर इसे बताया गया। दूसरी बात क्या है, वंचितों को वरीयता दी गई है। जैसा कि सरकार कहती तो है कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, सबसे निचले तबके तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो किया गया है। बुनियादी ढांचे और निवेश पर चर्चा की गई है, तो बुनियादी ढांचे का जिक्र किया गया है। बुनियादी ढांचे पर ज्यादा पैसे खर्च करने की बात कही गई है, चाहे रेलवे की बात हो, नए प्रोजेक्ट की बात हो या बाकी प्रोजेक्ट्स की बात हो, तो उस पर कहा गया है कि बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है। लेकिन वाकई क्या स्थिति है ये देखना होगा। क्षमता का विस्तार करने की बात की गई, चाहे वो सरकार के तौर पर, बृहद तौर पर आप पैमाने पर देखिए या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात कीजिए, बहुत सारे एस्पेक्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो क्षमता के विकास की बात की गई है और हरित विकास की बात कही गई है। किसानों के लिए बेहतर बजट इसे बताया गया। तो ये 5 प्राथमिकताएं हमने आपको बता दी है। बजट में क्या खास रहा है, युवा शक्ति पर फोकस किया गया है, लेकिन सरकार की आलोचना विपक्ष कर रहा है कि आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए आप कुछ नहीं कह रहे, पेट्रोल डीजल के लिए आपने कुछ नहीं किया, वित्तीय क्षेत्र को और स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की बात कही गई है। तो ये सरकार की तरफ से इन 7 प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है, लेकिन इन प्राथमिकताओं के तर विपक्ष को लगता है कि मित्र काल का बजट है। सागर, बिल्कुल, देखिए बजट की क्या खूबियां हैं, कहां पर खामियां हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बजट से होने वाले समय में फायदे क्या क्या होंगे, क्योंकि हर साल फरवरी के महीने में बजट तो पेश किया जाता है, लेकिन हर एक 3-4 महीनों पर इसका आकलन भी होना बेहद जरूरी है। आकलन इस बात को लेकर कि 3-4 महीने के बाद जो बजट के लिए जो राशियां रखी गई उसका कितना इस्तेमाल किया गया, कहीं बंदरबाट तो नहीं किया जा रहा है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। इसीलिए रियलिटी चेक भी होना चाहिए, ताकि 1 साल के बाद हम और बेहतर भारत हम देख सकें, जिसकी हमने कल्पना हर बार की है। चारों बिल्कुल, खबरें लगातार जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर आरबीआई ने सभी बैंकों से किस बात का जवाब मांगा है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर शालिग्राम शिलाएं जब अयोध्या पहुंची तो आखिर वहां पर क्या माहौल देखने को मिला, किस तरह से उद्घोष हुआ, लेकिन इसके साथ ही वहां पर क्या विवाद रहा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे। हमने दूसरे तीसरे साल में अपने टीचर्स भेजने शुरू किए थे, लेकिन दिल्ली के अनुभव से लाभ उठाते हुए पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के पहले ही साल में अपने टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंजाब जैसी जगह पे जहाँ देश विदेश में लोग एजुकेशन लेने बहुत जाते हैं, अगर हम अपने टीचर्स को ही देश विदेश में ट्रेनिंग अच्छी दिला दें तो फिर बच्चों को विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे टीचर्स ही विदेश से पढ़ के आ जाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे हमने दिल्ली में भी काम किया और पंजाब में भी शुरू हुआ है। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि पंजाब सरकार के 36 टीचर्स और 2 एजुकेशन ऑफिसर्स पहले
ग्रुप के रूप में सिंगापुर इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जो वहाँ के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो दुनिया भर में सिंगापुर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत मशहूर हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत गर्व की बात लगती है कि हमारी पार्टी एजुकेशन की क्वालिटी के लिए बहुत शानदार काम कर रही है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस समय इस बात को लेके भी दुखी हूँ कि एक तरफ पंजाब की सरकार है, जहाँ उनको अगर अपने टीचर्स विदेश भेजने हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजने हैं, तो वो आराम से भेज सकते हैं। उसी संविधान के तहत दिल्ली की सरकार है, जहां अगर अपने टीचर्स दिल्ली की सरकार भेजना चाहती है विदेश, तो एलजी साहब उसमें टांग अड़ाते हैं। फिनलैंड टीचर्स को भेजने की फाइल अक्टूबर से टू एंड फ्रो हो रही है, कभी इधर भेजते हैं, कभी कोई बहाना लगा के इधर भेजते हैं, कभी कोई बहाना इधर लगा के भेजते हैं। अगर आप देश के संविधान के हिसाब से देखें तो शिक्षा पे काम करने के लिए पंजाब की सरकार को या किसी और राज्य की सरकार को और दिल्ली की सरकार को बराबर अधिकार हैं। जितनी स्वतंत्रता पंजाब या किसी और राज्य की सरकार को अपने टीचर्स को कहीं इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे भेजने की है, तो पंजाब के शिक्षकों को भी सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, ये कहा गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो सियासत का जिक्र भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षा का मसला है वो राज्य का मसला है, संघ का मसला नहीं है। तो सरकार को तय करने दीजिए कि शिक्षक अगर ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहते हैं तो वो जाने दें। दिल्ली के शिक्षकों को भी अधिकार है कि वो विदेश में जाकर के ट्रेनिंग लें। अभी रुकना एक छोटे ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।